आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम रोहित कलसन है और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हिसार का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज हमने हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मैडम नीतू चौधरी जी से टाइम लेकर के यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया है। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी कल हिसार में थी, तो हमारी रिक्वेस्ट पर जो है आज ये तैयार हुई, उनने टाइम निकाल करके जो है आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले में रखी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक पर्पज़ है वो ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इलेक्शन हमारे हल्का मौका हाँसी के जो राहुल भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका प्रचार का तो है ही, और उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं और जो भी कांग्रेस पार्टी के बारे में जो भी चीज़ें हैं, कुछ जो आप भी क्वेश्चन करना चाहेंगे उसके बारे में बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता मैडम जो है आपको आपकी बातों के जवाब दे देंगी। और परिचय के तौर पर मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन नीतू चौधरी जो है आपके बीच में है। और जिससे पहले आप अपने कोई क्वेश्चन शुरू करें, ये अपनी तरफ से जो है दो शब्द जो है एक कहिए। बीच में रोहित कलसन जी, मैडम बीना चौधरी जी, भूपेंद्र राणा जी, विकास बिटलान जी, सुरेंद्र मक्कड़ जी और तमाम हमारे बैठे हुए पदाधिकारी और कार्यकर्ता और तमाम मेरे मीडिया के साथी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आज यहाँ पर आने का जो मकसद है वो आप सबको पता है कि अभी 10-11 दिन में जो है विधानसभा के वोटिंग होने वाली है और तमाम हम पूरे प्रदेश में हर असेंबली में प्रेस वार्ताओं का आयोजन कर रहे हैं। प्रेस वार्ताओं का आयोजन करने का एक मकसद ये भी है कि तमाम पिछले 10 साल जो गुजरे इस भाजपा सरकार के, उसमें हमारी आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया गया, हमारी बात नहीं कही गई मीडिया के द्वारा या फिर नहीं कहने दी गई। इस प्रकार का माहौल रहा भाजपा सरकार के दौरान कि एक डर का माहौल जो है भाजपा सरकार ने पूरी तरह से बना दिया। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो हमारा जो प्रदेश है हरियाणा प्रदेश, वो 3 चीज़ों के से जाना जाता है: जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। अगर हम जय किसान की बात करें तो किसानों का दमन जो इस सरकार में हुआ वो आज़ादी के बाद आज तक किसी सरकार में नहीं। आपको याद होगा कि 750 से ज़्यादा जो किसान हैं वो शहीद हुए, ना उनको शहादत का दर्जा दिया गया, और जब उनके बारे में पूछा गया तो बाकायदा प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत ही ज़्यादा असंवेदनशील बयान दिया गया कि क्या वो मेरे लिए मरे हैं क्या, इस प्रकार के बयान आए गए। उन पर तमाम वाटर कैनन, आंसू के गोले, उनको लाठियों से पीटा गया, उनके सिर फोड़े गए, उनके रास्ते रोके गए, सड़कें तोड़ दी गई। अभी तक भी कई हाईवे ऐसे हैं जो उस समय के बंद हैं और अभी तक नहीं खोले गए। इस प्रकार के अत्याचार किसानों पर हुए और जब हमारी सरकार उनके साथ खड़ी हुई तो तमाम हमारे साथियों को और किसानों को आतंकवादी बताया गया, नक्सलवादी बताया गया, उग्रवादी बताया गया, इस प्रकार की उपमाएं दी। अगर मैं जवानों की बात करूं तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां हर तीसरे चौथे घर से जो है एक बच्चा जो है आर्मी में भर्ती होता है। हर साल हमारे प्रदेश से 5000 बच्चे आर्मी में जाते थे, जिसकी संख्या 250 हो गई। कहाँ 5000 जो हमारे बच्चे आर्मी में भर्ती होते थे अब वो 250 पर आ गए हैं, केवल और केवल इनकी गलत नीतियों और इनके बेतुके फैसलों की वजह से। ये अग्निवीर योजना लेके आए। अग्निवीर योजना के तहत इन्होंने पूरी तरह से हरियाणा के युवा का भविष्य खत्म कर दिया। जो हरियाणा का युवा ये सपना देखता था बचपन से कि वो बड़ा होकर भारत की सेवा करेगा और फौज में जाएगा, आज उसको 4 साल का दिहाड़ी मजदूर बनाकर वो बेरोजगार कर कर घर भेज रहे। अगर मैं आपके सामने जवानों की पहलवानों की बात करूं तो आपने देखा होगा
हमारा जो प्रदेश है वो खेलों में सबसे अग्रणी है पूरे भारत में। पिछली बार कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम में हमारे 33 मेडल आए थे, जिसमें से 24 मेडल जो थे वो केवल हरियाणा के थे। अब की बारी जो मेडल्स आए उसमें 6 मेडल्स आए हैं भारत के, जिसमें से 4 हरियाणा के। इस पूरे देश में पहलवानों ने और खिलाड़ियों ने जो देश का नाम रोशन किया है वो हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया, और हरियाणा के खिलाड़ियों का दमन करने का काम इस सरकार ने किया। आपने देखा होगा कि जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी अपनी व्यथा लेकर और भाजपा का एक एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह जब उनका यौन शोषण करता है, नाबालिग खिलाड़ियों का यौन शोषण करता है, तो एफआईआर तक दर्ज नहीं करी जाती सरकार, और वो तमाम जो है एमपी बरकरार बने रहते हैं। न केवल एमपी बने रहते हैं बल्कि संसद में बाकायदा ठाका लगाते हैं हमारी बेबसी पर और बेटियों की बेबसी पर। उन बेटियों को बूटों तले कुचला गया, उनको लाठियों से मारा गया, उनको बेइज्जत किया गया, तमाम उनका कैरेक्टर एसिसिनेशन किया गया, उनको तमाम तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। और वही बेटी जब ओलंपिक में सिल्वर लेके आती है और गोल्ड मेडल से ज़रा थोड़ी सी चूक जाती है, तब भी इनका किसी का ट्वीट और बयान नहीं आता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत हंसकर ये बात कहते हैं कि अच्छा हुआ, मुझे तो खुशी हुई कि गोल्ड मेडल नहीं आया। अरे भाई, वो अपने घर के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला रही थी, वो देश के लिए ला रही थी। और जब हम उनको टिकट देते हैं, जो कि जुलाना से अभी हमने टिकट दी है, तो वो कहते हैं कि ये सारा का सारा जो था इनका पहले से प्रोपेगेंडा जो था वो बना बनाया था, इनका प्लान था, प्री प्लान, ये प्रायोजित आंदोलन था। इस तरह की इल्ज़ाम जो है पहलवानों पर लगाए जाते हैं, जबकि हरियाणा सरकार ने हमेशा से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। हर बार जब भी खिलाड़ी जीत के आए 5 करोड़ से ज़्यादा राशि उनको जो है बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी पेपर के सीधे डीएसपी भर्ती करना, तमाम ऐसी नौकरियां जो वो डिज़र्व करते हैं उनको दी गई। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो आज के समय में हरियाणा प्रदेश में रोज़ 5 रेप होते हैं। ये 5 रेप वो है जिसके एफआईआर दर्ज होती है, जिसके एफआईआर दर्ज नहीं होती उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं, और ये सरकार का आंकड़ा मैं आपको बता। डेली 46 महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जिसमें यौन शोषण भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज प्रदेश में 33,000 लड़कियां गायब हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार हुई, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं। आपको याद होगा कि 6 साल पहले रेवाड़ी में गैंगरेप हुआ था, और जब मनोहर लाल खट्टर जो है निकल रहे थे हॉस्पिटल से, तब उनसे प्रेस ने सवाल किया था कि अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए, और उन्होंने बुरी तरह से जो हमारा मीडिया कर्मी भाई था उसको बुरी तरह से डांटा, धमकाया, और उसने कहा कि मुझसे स्वच्छता अभियान पर बात करो, क्या बकवास प्रश्न कर रहे हो। इस प्रकार का असंवेदनशील मुख्यमंत्री जो है 9.5 साल जो है वो काबिज रहता है उस गद्दी पर। उसके बाद उनके फेलियर्स को देखते हुए 6 महीने पहले उनको हटा दिया जाता है, ताकि उनकी एंटी इनकम्बेंसी जो हरियाणा में है उसको किसी तरह से कवर अप किया जा सके। लेकिन हरियाणा की 36 बिरादरी आज ये फैसला कर चुकी है कि कांग्रेस को जिताना है और इस निकम्मी सरकार को हटाना है। आज मैं आपके सामने हांसी में राहुल मक्कड़ जी के ऑफिस में बैठी हूँ, और हमारे बहुत ही काबिल, बहुत ही नेक दिल और इनके पूरा परिवार जो है वो लोगों की सेवा में उनका समय निकला। इनके दादाजी जो है वो काफ़ी समय तक विधायक रहे और उन्होंने इस विकास का काम किया। आपने देखा होगा कि पिछले जो भाजपा विधायक ने है कितना काम किया है, वो इस मॉनसून में आपको पता चल गया होगा, सड़कों का हाल देख। इस तरह जितने भी इनके एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं और इनकी सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने केवल और केवल एक कठपुतली के तौर पे काम किया। सरकार ने इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। तमाम आईआईटी, आईआईएम, आप एक ज़िले का नाम लीजिए, हर जगह ज़िले में हमने जो है यूनिवर्सिटीज़ खोलने का काम किया, आईआईटीज़ खोलने का काम किया, आईआईएम खोलने का काम किया। और इस सरकार ने, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, और बहुत आश्चर्य भी हुआ कि इन्होंने एक स्कूल भी नहीं खोला, उल्टा इन्होंने 5,000 स्कूल जो है वो बंद कर दिए। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, एमबीबीएस की फीस को 40 लाख ले गए ताकि गरीब जो है वो पढ़ाई ना कर सके और इनका वोटर बना रहे, और ये उससे जो है केवल नारे लगवाते रहे और उनके अपनी रैलियों में उनसे दरी भिजवाते रहे। कुमारी शैलजा जी सोमवार से जो है अपना प्रचार शुरू कर रही हैं।
उनके अपने निजी कारण की वजह से थोड़ा अगर पीछे ब्रेक ले लिया तो इस चीज़ को मीडिया इतना हाइप कर दे उसकी कोई, मेरे ख्याल से आपको ये पूछना चाहिए कि मनोहर लाल खट्टर कहाँ। जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं करनाल में रैली करते, कुरुक्षेत्र में रैली करते हैं और मंच पर मनोहर लाल खट्टर का पोस्टर भी नहीं है, वो मंच पर भी नहीं है और उनका भाषण भी नहीं है। क्या 9.5 साल का मुख्यमंत्री मंच पर ना हो, प्रधानमंत्री आए, ये आपको अजीब नहीं लगता? जो व्यक्ति 9.5 साल आप प्रधानमंत्री बना के हमारे सर पे थोप देते हो, वो गायब है, रैलियों से गायब है, प्रचार से गायब है और उनको होटलों में छोटी छोटी जो है जनसभाएं करनी पड़ती है, 4-4 आदमियों के साथ वो कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों उन्होंने भतीजे को अपने को कांग्रेस ज्वाइन कराई, क्यों अपने जो बड़े नज़दीकी उनके माने जाते हैं धमीजा जी को कांग्रेस ज्वाइन कराई? क्या मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? क्या भाजपा से नाराज चल रहे हैं इसलिए जब जो है अपने रैलियों में नहीं जा रहे? तो मीडिया का सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि मनोहर लाल खट्टर कहाँ है, क्योंकि शैलजा जी बिल्कुल हमारे साथ हैं, हमारी सम्मानित नेता है और लगातार जो है हम उनके संपर्क में, उनसे बात हो रही है और सोमवार से उनका शेड्यूल बन रहा है। जो उनके बारे में अपशब्द बोले गए वो किसी ने भी बोले, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता कतई नहीं हो सकता। और हुड्डा जी ने इस पर अपना बयान दिया कि वो हमारी सम्मानित नेता है, अगर उनके बारे में ऐसा कहा गया, ऐसे व्यक्ति की हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं। जैसे वो नाराज चल रही। देखिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सीधा जो जितने भी हमारे इलेक्शन हुए, चाहे लोकसभा के हुए चाहे विधानसभा के हुए, सर्वे के आधार पर हमारे यहाँ टिकट दी जाती है और जिसमें हमारी तमाम कमेटियों से होकर जो टिकट गुजरती है, किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता है, ये पूरी कमेटियों का डिसीजन होता है। इसमें किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। जो सर्वे के आधार पर जिसको लगा, आप राहुल भाई को देख लीजिए, सर्वे के आधार पर सबसे बेस्ट कैंडिडेट थे, उनको टिकट मिली है। लेकिन जो व्यक्ति जो विधानसभा के लिए बिल्कुल सही है, जनता के हिसाब से सटीक है, जनता जिसको चाहती है उसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। हमारी टिकट एक भी आप ऐसा नहीं, आपको ये पूछना चाहिए कि बीजेपी ने टिकट किस हिसाब से बांटी, क्यों ये लोग जा रो रहे थे, क्यों अपना सिर पीट के रो रहे थे, क्यों? आपने भाजपा में आपने देखा होगा कि 60 कैंडिडेट उनके ऐसे हैं जो बाहरी व्यक्तियों को, जो कल इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, आज उनको टिकट दे दी गई। इस प्रकार के 60 कैंडिडेट हैं। आपको ये सवाल कांग्रेस का नहीं है। देखिए, पार्टीज में ऐसा होता है कि कई बार बाहर के कैंडिडेट को टिकट दी जाती है, लेकिन हमारा पूरा जो टिकट का सिस्टम है सर्वे पे आधारित है और सर्वे के हिसाब से टिकट दी गई। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में करोड़ों रुपए का घोटाला किसने किया, ये आप मुझे जवाब दे दीजिए। जो है एमडी को जो अपना जो रोजगार निगम कौशल रोजगार जो योजना लेकर आई, उसके एमडी को क्यों बर्खास्त किया गया? तो बीजेपी के द्वारा किया गया ना। घोटाला किया होगा तभी तो किया। एचपीएससी में करोड़ों रुपए इनके पकड़े गए तो इन्होंने घोटाला किया होगा तभी तो किया। तो उनके जो है जो उनके चेयरमैन थे उनको भी जो बर्खास्त किया गया। तो ये सब घोटाले तो बीजेपी के सामने आ रहे हैं, हमारी रिपोर्ट थोड़ी है, ये तो आपकी सरकार की रिपोर्ट है। तो ये घोटाले जो है, करोड़ों रुपए के घोटाले जो है वो भाजपा गवर्नमेंट करती है और आप हमें पर्ची बता रहे हैं जो 2 लाख नौकरी देता है उसको, ये इन्होंने एक नौकरी नहीं दी। दूसरा सवाल आपको प्लीज़ बताइए, अगर कोई बयान देता है तो बेहद शर्मनाक है इस तरह का बयान नहीं। लेकिन मैं आपको आज ही का एक किस्सा बताना चाहती हूँ। पानीपत के जो इनका एमएलए कैंडिडेट है उसकी आज गाड़ी पकड़ी गई, 50 लाख कैश निकला उसमें से। किस प्रकार का लेन देन कर रहे हैं? क्योंकि ये तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप चुनाव में इतना कैश लेकर जो है लेन देन करो। भाजपा की सरकार है, उन्होंने ही पकड़ा है, तो घोटाले इनके पकड़े जा रहे हैं, पैसे इनके पकड़े जा रहे हैं। सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली 4-5 जो कैंडिडेट्स थे जो टिकट चाह रहे थे, जो अपने आप को टिकटार्थी बता करके जो उन्होंने टिकट मांगी है, काम भी कर रहे थे ऑफकोर्स। लेकिन शुरू में जो पहले दिन जो 12 तारीख लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की, उस 12 तारीख को 3-4 लोगों ने जो है नॉमिनेशन भरा था। लेकिन आप अब जानते हैं, आपको भी पता है, आप देख रहे हैं कि बाकी चाहे प्रेम मलिक जी की बात हो, चाहे सुभाष गोयल जी की बात हो, अपने सुमन शर्मा जी की बात हो, सारे जो हैं हांसी के जो मौजूदा हमारे कैंडिडेट राहुल मक्कड़ जी, इनके साथ जो पूरे जी जान से तन बंधन से साथ लगे हुए हैं। और हांसी की मैं कम से कम श्योरिटी दे सकता हूँ कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। एक कार्यकर्ता कांग्रेस का जो है वो राहुल जी के साथ लगा हुआ है और उनको विधानसभा पहुँचाने का काम करेगा।